हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पीसी स्टडी पॉइंट पर मैं एस के चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन सॉलिड स्टेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है इसका, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्लीज़ वहां जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसमें जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो मैंने डाले थे और इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। तो दोनों टाइप्स के जो क्वेश्चन है उनके अलग अलग अपने पास में 2 पार्ट हो चुके हैं, तो आप डेफिनेटली दोनों को देख करके और अच्छी तरह से सॉलिड स्टेट को तैयार कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमोर्फोस ठोस, अमोर्फोस बोलते हैं एक्रिस्टलीय ठोस को, अमोर्फोस ठोस का उदाहरण नहीं है। यानी अपने को पहचानना है कि अमोर्फोस ठोस कौन सा नहीं है। नंबर 1 कोक, तो देखो जो एक्रिस्टलीय ठोस होता है क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। आगे और देखते हैं। नंबर 3 कांच, ये भी एक्रिस्टलीय ठोस है। और नंबर 4 प्लास्टिक, ये भी एक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वार्ट्ज। जो क्वार्ट्ज है ये कैसा ठोस है? क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये एक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं है। चलिए साथ ही आपको एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, जो कांच है एक्रिस्टलीय ठोस है, इसको क्रिस्टलीय ठोस में भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अपने लाइव क्लास में जो पहले अपनी क्लास हो चुकी है उसमें अपन देख चुके हैं। तो ये किस प्रकार से कर सकते हैं, कांच को क्वार्ट्ज में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना जो आंसर है वो कमेंट करके हमें बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, अमोर्फोस ठोस के लिए सही नहीं है, एक्रिस्टलीय ठोसों के लिए कौन सा कथन गलत है, ये अपने को बताना है। देखिएगा इसमें अपने को ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अमोर्फोस ठोस आभासी ठोस है, वास्तविक ठोस है, पॉलीक्रिस्टलीय ठोस है और कोई नहीं। तो अपन जानते हैं कि जो एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, पॉलीक्रिस्टलीय ठोस भी नहीं होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं। इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आभासी ठोस, यानी यह एक आभासी ठोस होता है। इसका जो सेकंड आंसर है वो सही आंसर हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है, आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए यारो। आपके जितने ज़्यादा लाइक्स कमेंट आते हैं हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस के लिए कौन सा कथन गलत है? असत्य कथन पहचानना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके लिए आपको नीचे 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला है कि ये गलनांक निश्चित होता है, तो ये बिल्कुल से सही है, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। नंबर 2 वास्तविक ठोस होते हैं, ये भी सही है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक होते हैं। नंबर 3 ज्यामिति निश्चित होती है, ये भी करेक्ट आंसर है, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है। नंबर 4 लघुपरासी व्यवस्था, ये गलत, क्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था है वो दीर्घपरासी होती है। यानी जो फोर्थ इसका ऑप्शन है वो असत्य कथन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन सा नेटवर्क ठोस विद्युत का अच्छा चालक है? और अपने पास में ऑप्शन 4 हैं, SiO2, ग्रेफाइट, सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ग्रेफाइट। अब साथ में आपको अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि ग्रेफाइट विद्युत धारा का अच्छा चालक क्यों होता है, तो उसका आंसर भी आप जानते होंगे। जो इसका आंसर आप जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर टाइप कीजिए। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक क्यों होता है, इसका आंसर आपको टाइप करके बताना है। ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं आपके 2 क्वेश्चनों के आंसर अभी तक टाइप करने के लिए आपको मैंने कहे हैं, तो इसमें से आपके दोनों सही हैं या कोई आपने गलत भी टाइप कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आणविक ठोस नहीं है? इनमें से आणविक ठोस कौन सा नहीं है? देखो शुष्क बर्फ, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आपके लिए तीसरा, 1 मिनट फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कमेंट बॉक्स में फिर से तीसरा क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है। क्वेश्चन आपके लिए है कि शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताइए। ये आपका कमेंट के लिए तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं कितनों का आंसर सही होता है। सेकेंड ऑप्शन है नेप्थलीन, थर्ड है ग्लूकोज, फोर्थ है सिलिकॉन। तो शुष्क बर्फ, नेप्थलीन और ग्लूकोज ये तो आणविक ठोस हैं तीनों ही।
सिलिकॉन, इसकी देखो आपने स्ट्रक्चर देखी होगी जो अर्धचालक है उसमें, तो इसमें हमने जाल बनाया था, यानी ये नेटवर्क ठोस का उदाहरण है। जो सिलिकॉन है ये नेटवर्क ठोस का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है सिलिकॉन। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो आपको बहुत ही जबरदस्त लग रहा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करते जाइए। आपके कमेंट्स फटाफट जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी कमेंट किया करें। वीडियो को आई होप आपने लाइक सभी ने कर दिया होगा, फिर भी अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट उससे वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ऐसा ठोस है जो फ्रेंकल दोष नहीं दर्शाता है? ध्यान रखना है, फ्रेंकल दोष नहीं दर्शाता है। देखिए अपने पास में ऑप्शन ये है AgBr, AgCl और KBr और ZnS। तो इनमें से देखो AgBr में तो दोनों दोष होते हैं, शॉर्ट की फ्रेंकल, इसका मतलब फ्रेंकल दोष होता है। AgCl में भी फ्रेंकल दोष होता है, ZnS में भी फ्रेंकल दोष होता है। ऑप्शन बचा है KBr, ये शॉर्ट की दोष शो करता है। करेक्ट आंसर हो गया है थर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नंबर 3 पोटेशियम ब्रोमाइड। ये ध्यान रखना शॉर्ट की दोष दर्शाता है। चलिए स्टूडेंट्स पीसी स्टडी पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है HCP एंड CCP जालक की उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है? HCP और CCP, HCP यानी षटकोणीय क्रिस्टल जालक और CCP का मतलब होता है घनीय क्रिस्टल जालक। तो इनकी आपको बतानी है उपसय संयोजन संख्या। उपसय संयोजन संख्या अगर किसी को ध्यान में नहीं है तो मैं बता देता हूं, एक पार्टिकल को अदर जितने पार्टिकल टच करते हैं उसे उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। और इन दोनों की जो उपसय संयोजन संख्या है वो होने वाली है 12 है। कैसे होने वाली है देखिए एक बार फिर से आपको याद करा देता हूं मैं। जैसे ये एक पार्टिकल है तो HCP और CCP में क्या होता है, इनको चारों ओर से टोटल 6 पार्टिकल, अपन देखते हैं कि चारों ओर से टोटल 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं, तो चारों ओर से हो गए 6। तो इसके अलावा 3 पार्टिकल इनको ऊपर से टच करते हैं, तो 6 और 3 9 हो गए, और 3 ही पार्टिकल इनको नीचे से टच करते हैं, यानी 6 साइड में से करते हैं, 3 पार्टिकल ऊपर से टच करते हैं और 3 ही पार्टिकल नीचे से। तो कुल मिलाकर के संख्या हो गई है 12, यानी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से कौन सा जब जर्मेनियम में अपमिश्रित किया जाता है तो P प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है? यानी अपने को ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से को जब अपन जर्मेनियम में मिलाते हैं तो अपमिश्रित करने का मतलब मिलाना, तो P प्रकार का यानी धनात्मक प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो ध्यान रखिए जब P प्रकार का अर्धचालक अपने को बनाना होता है तो अपन इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां मिलाते हैं जो कि वर्ग संख्या 13 की। तो वर्ग संख्या 13 का तत्व मिलाने से P प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अब देखो वर्ग संख्या 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं, बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, ये वर्ग संख्या 13 के तत्व हैं। तो देखिए इनमें से आपको ऑप्शन में कोई सा एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट कार्बन, ये 14वें वर्ग का हो गया। सेकंड है आर्सेनिक, तो ये 15वें वर्ग का हो गया। थर्ड इंडियम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ सोडियम है तो ये तो फर्स्ट वर्ग का है, इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया है इंडियम। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों के लिए कौन सा कथन सही है? सबसे पहले ध्यान कर लीजिए, वापस याद कीजिए प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कौन से थे। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ वे थे जिनमें डोमेन्स बने थे, और जो डोमेन्स बने थे वो एकांतर क्रम में व्यवस्थित थे, यानी एक क्लॉकवाइज घूम रहा था और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो कुल मिलाकर के उनका चुंबकीय आघूर्ण 0 हो गया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनका चुंबकीय आघूर्ण कम होता है, नंबर 2 इनका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, नंबर 3 चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होता है, और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इनके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, शून्य चुंबकीय आघूर्ण। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मूर्खों का सोना कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? नंबर 1 आयरन पायराइट, नंबर 2 कॉपर पायराइट, नंबर 3 यसद ब्लेंड, और नंबर 4 गैलेना। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन पायराइट। जो आयरन पायराइट है FeS, इसमें जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उसके कारण इसका कलर गोल्ड के जैसा पीला हो जाता है, इसलिए इसके मूर्खों का सोना कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट करके बताइए ये जो वाला जो क्वेश्चन है ये क्या आपको पहले से पता था, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? और अगर आपको पता है तो आपका कमेंट आना चाहिए यस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कौन सा निम्न में से कौन से ठोस का गलनांक अधिकतम होगा? देखिए नीचे आपने को कुछ ठोस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ठोस का गलनांक अधिकतम होगा? आयनिक, आणविक, नेटवर्क और धात्विक।
तो सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वो ध्यान रखना है, सर्वाधिक गलनांक होता है नेटवर्क क्रिस्टल का। नेटवर्क ठोस का गलनांक सबसे ज्यादा होता है। करेक्ट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, नेटवर्क क्रिस्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपकी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी किसी ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए। कोई नया व्यूअर है तो सब्सक्राइबर और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आधे बीसीसी और एफसीसी एकक कोष्टिकाओं में उपस्थित कणों की संख्या का अनुपात होगा, यानी इन तीनों कोष्टिकाओं में जो अवयवी कण होते हैं उनका अनुपात। तो देखो आधे एकक कोष्टिका में कितने पार्टिकल होते हैं, 1। बीसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, 2। एफसीसी में कितने होते हैं, 4। तो इनका रेशियो जाएगा 1:2:4। देखते हैं कौन से में अपने को इनका करेक्ट आंसर मिलता है। देखिए फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा 1:4। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2:4। तो ये हो गया अपने 12वें क्वेश्चन का आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, ये था अपना आज का वीडियो। आपने वीडियो को अंत तक देखा, अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। एक बार फिर से आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट, आपसे हाथ जोड़ करके प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, सबके साथ में शेयर तो ज़रूर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स 12th नीट या JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। प्लस जो भी नया स्टूडेंट है उसने आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक सबने कर दिया होगा। चलिए लास्ट में जाते जाते थैंक यू का कमेंट और कर दीजिए। इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में। ओके, गुड बाय।